Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया चल रहा है जिंदगी? हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे लास्ट मोमेंट पहुंचते हैं। अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपन लोग थोड़े से क्वेश्चंस करने वाले हैं, वर्कडन वाले, है ना। वर्कडन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ के इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग पर आइएगा, प्रॉब्लम based on work done on the charge particle। ये हमारा टॉपिक रहेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, जो कि पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो ठीक है, वर्क डन पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पहला क्वेश्चन इस टाइप का है कि मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल बेटा आपका यहां है। यहां एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है कैपिटल क्यू ओ पॉइंट पर, और यहां से ए डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट है। यहां पे रखा हुआ है क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल। इसको उठा के किसी दूसरे डिस्टेंस पर रखना है। कितने डिस्टेंस पर? बी डिस्टेंस पर रखना है उठाकर। यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाके रखना है, यहां पर। तो यहां से इस चार्ज पार्टिकल को उठाकर यहां तक रखने में कितना वर्क डन लगेगा? तो मैं यहां पे 3 क्वेश्चन बनाता हूं, 2 क्वेश्चन बनाता हूं कि विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ। मतलब 2 अलग अलग पाथ से इस चार्ज पार्टिकल लेके आना है। एक तो ऐसे लेके आना है डायरेक्ट, और एक तो ऐसे घुमावदार पाथ पर लेके आना है फ्रॉम ए टू बी। और कैपिटल क्यू चार्ज जो है हमारा यहाँ फिक्स्ड है, ये फिक्स चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली है। कोई खास बात नहीं है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने कहा था वहां पर कि गोल्डन फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल। बताया था, ये बताया था। क्या था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल। अच्छा, आप याद कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अपॉन में चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट। ऐसा कुछ बोला था ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या लिखा था? इसी को मैंने लिखा था V फाइनल माइनस में V इनिशियल, है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में V फाइनल माइनस में V इनिशियल। और यही जब क्यू वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका फॉर्मूला बना। चाहे ऐसे याद रख ले, चाहे मैं डायरेक्ट आपको जो शुरुआत में बताया वो याद रख ले। कोनो किसी भी चीज में बुराई नहीं है। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स है। अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपसे पूछता हूं तो क्या लिखेंगे? माइनस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। ये भी समझाया था कि माइनस टाइम्स होता है दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इनफाइनाइट से आर पोजीशन लेके आता हूं, अगर एक्सटर्नल सोर्स के कारण जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन आर से लेके इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क डन होगा, बशर्ते दोनों का फोर्स जस्ट अपोजिट होगा। जब हम लेके आएंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, आर का डायरेक्शन इधर होगा, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन कर रहा होगा तो आर पोजीशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर ही लगेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन वर्क डन जस्ट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण में अगर वर्क डन पूछूं तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस ऑफ दिस मींस क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस में वी फाइनल। कुछ भी याद रख ले, कोई खास बात नहीं है, कुछ भी याद रख ले। लेकिन मैं तो यही याद रखता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, क्योंकि मैं कई फॉर्मूला इसी टाइप का बताया हूं। क्या था?
कई फॉर्मूला इसी टाइप के कैसे बताया हूं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इस टाइप का फॉर्मूला बताया था ना मैं, वी इनिशियल माइनस में वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, इनिशियल से लेके ई डॉट डी आर, और ये क्या था, इनिशियल से लेके फाइनल तक, इस टाइप का फॉर्मूला बताया था। तो इनिशियल फाइनल दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूला को नहीं याद रखते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है नहीं याद रखते हैं, लेकिन इसका काम लेते हैं। कैसे लेते हैं कि आप क्या करें, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन हमेशा निकालें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन निकाल के माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन आए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में होते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वर्क डन निकालें। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल सोर्स के कारण वर्क डन पूछ रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, अगर नहीं पूछ रहा है तो वही आंसर है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन पूछ रहा है तो क्वेश्चन आपका यहां पर यही है कि रिक्वायर्ड वर्क डन on charge particle Q naught to moving from A to B via two different path, दो अलग अलग पाथ से के कारण जो वर्क डन हो रहा है, इस पाथ को मैं अगर कुछ बोल दूं, इसको मैं बोल दूं एसीबी और इसको मैं बोल दूं एडीबी, तो एसीबी के कारण कितना वर्क डन किया जाएगा अगर हम ले जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स के कारण, और एडीबी के कारण कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल सोर्स के कारण, वो मुझे निकालना है। क्योंकि वर्क तो एक्सटर्नल सोर्स ही करेगा, है ना, वर्क क्या करेगा, एक्सटर्नल सोर्स करेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल उसको रिपेल करके उधर भगा देगा, लेकिन हमको यहां से लेके यहां लाना है तो हम खुद वर्क करेंगे, मतलब एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करेगा। तो एक्सटर्नल सोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा ये हमें निकालना है। तो ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जो भी बताया मैंने, क्या बोला मैंने, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू जिस चार्ज को ला रहे हैं Q नॉट V इनिशियल माइनस V फाइनल, मतलब वहां का पोटेंशियल जहां से लेके आ रहे हैं और वहां का पोटेंशियल जहां लेके जाएंगे फाइनली। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि इस चार्ज को तो मूव करा रहे हैं, तो यहाँ इसके कारण पोटेंशियल नहीं देखेंगे, है ना, इसके कारण पोटेंशियल नहीं देखेंगे, तो इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ वो पोटेंशियल इस वाले चार्ज के कारण आएगा, कितना आएगा KQ बाई A, और यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा इस चार्ज के कारण KQ बाई B। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले में उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू Q नॉट चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है, V इनिशियल कितना है K कैपिटल Q बाई A। मैं फिर से बोल रहा हूं कि V इनिशियल पोटेंशियल इस पॉइंट पे सिर्फ इस चार्ज के कारण आएगा, इस चार्ज के कारण नहीं, क्योंकि इसको मूव करा रहे हो ना बेटा, इसको मूव करा रहे हो। अब अगर इसको मूव करा रहे हो तो इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल है और इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल वो निकालना है ना, V इनिशियल माइनस V फाइनल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम फॉर्मूला में यूज कर रहे थे, जब फॉर्मूला हम निकाल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड के अंदर था ना, तो फील्ड के अंदर था मतलब जो चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रखा था उसके कारण जो पोटेंशियल था वो आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का। और जिस चार्ज पार्टिकल को मूव करा के लेके आ रहे थे उस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल को नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल तो निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, और इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती थी, मैंने बताया भी था। खैर Q नॉट KQ बाई A माइनस में KQ बाई कितना आ जाएगा B, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वर्क डन हुआ। और अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स के कारण वर्क डन की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में Q नॉट KQ बाई A माइनस में कितना हो जाएगा KQ बाई B। इसी वर्क डन का नेगेटिव क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स के कारण वर्क डन, इसी का माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अच्छा सा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, K कैपिटल Q नॉट 1 बाई B माइनस में 1 बाई A, इधर उधर करके सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q नॉट A माइनस B अपॉन A इंटू B। दिस इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी चीज अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो B है B ज्यादा है A से, मतलब B की मैग्नीट्यूड ज्यादा है A के मैग्नीट्यूड से, तो ये वर्क डन आपका निगेटिव आने वाला है माइनस में। क्यों, क्योंकि A माइनस B, A छोटा है B से तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन अगर A बड़ा होगा B से तो ये वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है।
मतलब यहाँ कंडीशन 2 बन जाएंगे। तो खैर ऐसे छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है। अगर आपको ये आपको बताया नहीं गया है कि ए ज्यादा है बी से या बी ज्यादा है ए से, है ना। खैर अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया था, एक इस पाथ से और एक इस पाथ से। अब तो पाथ की सर बात ही नहीं की, तो पाथ का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वर्गन किसके कारण निकाल रहे हैं, वर्गन जो है वो वर्गन इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण यहाँ पे मैंने निकाला था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसका वर्गन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये, अगर अलग अलग पाथ से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर मूव कराएंगे तो वर्गन हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो जो वर्गन इस पाथ के कारण आएगा वही वर्गन इस पाथ के कारण आएगा, वही वर्गन किसी भी पाथ के कारण आएगा। तो सीधा सीधा सिंपली क्या निकाल दे, वर्गन निकाल दे। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है बताओ इस पाथ के कारण वर्गन, तो उतना ही आएगा, और इस पाथ के कारण वर्गन भी उतना ही आएगा, क्योंकि वर्गन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कारण क्या है, कारण यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, आप पॉज करके उसको क्या करेंगे, उतारेंगे। क्वेश्चन पॉज करके उतारेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 चार्ज पार्टिकल, अब की बार 2 चार्ज पार्टिकल हैं, 2 चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं। एक चार्ज पार्टिकल बेटा यहां है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल आपका यहां है। समझ आ रही बात। इसकी वैल्यू कितनी है Q और इसकी वैल्यू कितनी है Q। ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड हैं विथ सेपरेशन A। इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, A दे रखा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है ना, इसकी वैल्यू क्या ले लूं मैं, कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू Q डैश ले लो। इस तीसरे चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है परपेंडिकुलरली, ऐसे लेके आना है परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट को कुछ ले लो, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं A और इस पॉइंट का नाम देता हूं B। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वर्कडन, रिक्वायर्ड वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्कडन बताना है। टू मूविंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम A टू B, ये दोनों चार्ज फिक्स है। तो फिर क्या करेंगे, यहां से लेके जाया जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां पहुंचाया जा रहा है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये फाइनल पॉइंट पे यहां पोटेंशियल निकालेंगे दोनों के कारण, क्योंकि ये मूव कर रहा है इसके कारण पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, और यहां पोटेंशियल निकालेंगे दोनों के कारण, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व मैं करने चल रहा हूं, है ना, मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूं। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल ये एकदम जस्ट मिड पॉइंट है। अच्छा, इसको आप 2a ले ले तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना मूव कराना है, ये भी a मूव कराना है। तो ये कितना बन जाएगा आपका बेटा, ये आपका हो जाएगा a, और ये भी कितना हो जाएगा a। तो ध्यान से अगर आप देखें, इसके कारण कितना पोटेंशियल KQ बाई ए, इसके कारण कितना पोटेंशियल KQ बाई ए। तो इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 2KQ बाई ए, है ना। तो इनिशियल पॉइंट में जो पोटेंशियल हुआ बना आपका 2KQ बाई ए। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, किस चार्ज को मूव करा रहे हैं हम, Q डैश चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो यहां क्या लिखेंगे Q डैश, इसके जगह पर यहां पर क्या रहेगा Q डैश, और इनिशियल पॉइंट पे सीधा पोटेंशियल जुड़ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2KQ बाई ए, फिर माइनस में फाइनल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। इस पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्ज के कारण, तो इसके कारण आएगा, तो ये डिस्टेंस लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा √2a, पाइथागोरस थ्योरम को याद करिए। और इसके कारण जब पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू आएगी √2a। तो इसके कारण भी √2a, उसके कारण भी √2a, कितना आ जाएगा 2KQ बाई √2a, है ना, आ जाएगा 2KQ बाई में रूट में 2a। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा।
क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स KQ बाई ए कॉमन हो जाएगा, 2KQ बाई ए ऑब्वियसली कॉमन होगा, तो कितना हो जाएगा 2KQ Q डैश अपॉन में ए कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस 1 बाई √2 बचेगा ब्रैकेट में। अच्छा, इसको और सॉल्व करिए तो वर्गडन मिल जाएगा, और सॉल्व करने पर वर्गडन कितना मिलेगा कि वर्गडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपके पास 2KQ Q डैश अपॉन में एलसीएम ले लीजिए √2a और यहां मिल गया आपके पास √2 माइनस में 1। अच्छा, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ले लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी √2, है ना। तो ये आपका आंसर बना √2KQ Q डैश अपॉन ए √2 माइनस में 1। ऐसे कई ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, 2 चार्ज रखा रहेगा, 3 चार्ज रखा रहेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वर्गडन पूछ रहा होगा या फिर आपको एक्सटर्नल सोर्स के कारण, तो हमेशा आप क्या निकालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण। अगर एक्सटर्नल सोर्स के कारण वर्गडन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का माइनस ही कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूछ रहा है तो ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उसके कारण आप पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, जहां से मूव करा रहे हैं, जहां तक मूव करा रहे हैं, जहां पर मूव कराएंगे वो फाइनल पोजीशन, जहां से मूव कराएंगे वो इनिशियल पोजीशन। और पोटेंशियल निकालना के लिए चार्ज पार्टिकल कारण जानते हैं, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर की तरह नहीं जुड़ेगा, वो स्केलर की तरह जुड़ेगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी चीज, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते तो क्या होता, जैसे ये Q ये माइनस Q, तो यहाँ KQ बाई ये आता है इसके कारण, और इसके कारण माइनस KQ बाई है, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 आता। यहाँ भी कितना KQ बाई √2 आता, और इसके कारण माइनस KQ बाई √2 आता, यहाँ भी 0 हो जाता। मतलब इनिशियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होता, फाइनल पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होता, तो वर्गडन कितना हो जाता, Q डैश 0 माइनस 0 बराबर 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण भी वर्गडन 0 होता, कोई वर्गडन नहीं होता, और एक्सटर्नल सोर्स के कारण भी वर्गडन कितना होता, 0 होता। मतलब कोई भी वर्गडन हमें करना नहीं पड़ता अगर हम यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं तो, है ना। इसका कारण है क्यों 0 हो जाता, आप ज्यादा सोचेंगे इस पर तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों 0 हो जाएगा, है ना। तो एक बार आप सोचिएगा 0 क्यों हो रहा है ना, चक्कर है इसके अंदर। तो इसको आप नोट करिएगा, फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और कि मैं कह रहा हूं कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E नॉट है आपके पास, है ना। तो E नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें 3 पॉइंट्स हैं, A B C। A और B के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, D, है ना। और A और C के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, D। तो इनके बीच का सेपरेशन भी D है, इनके बीच का सेपरेशन भी कितना है, D है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। ऑप्शन नंबर बी आपका ये है, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। सी ऑप्शन आपका ये है, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। और लास्ट में आपका डी ऑप्शन है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए जिससे आपको बताना है कहां का पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो होगा, फील्ड है तो उसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल होगा, फील्ड के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल होगा, है ना। तो फील्ड के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल होगा। एक बात तो यहां से तय हो गया, एक चीज देखते ही मैं 2 ऑप्शन को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, कट कर सकता हूं इस क्वेश्चन को देखते ही। जैसे मैंने देखा कैसे कट कर सकता हूं सर, ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है बेटा, तो ध्यान से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। ये मैं डायरेक्ट देख के बोल सकता था।
तो जैसे मैंने देखा कि पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट द पॉइंट सी, ये तो बात सत्य है, वैसे ही ये ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। पहले ये ऑप्शन काट दिया कि बराबर तो हो ही नहीं सकता, ए और बी का पोटेंशियल कभी बराबर हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कैसे कट करेंगे? दूसरा ऑप्शन ये कट करेंगे, ए का पोटेंशियल बी से कम नहीं हो सकता, यहां का पोटेंशियल कम नहीं हो सकता, यहां का हमेशा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही हो तो दो ऑप्शन मैंने काट दिया, ए और सी, बचा कौन? बी और डी। तो बी में भी क्या दिख रहा है? बी में दिख रहा है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, ये सही है। और यहां भी क्या दिख रहा है? पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, क्योंकि ए सी के बराबर है, लेकिन ए और सी जो भी है वो बी से बड़ा है। तो यहां भी वही सिचुएशन दिख रहा है, यहां भी वही सिचुएशन दिख रहा है, मतलब हमें कमेंट किस पे करना है? हमें कमेंट सी पे करना है। किसी का क्या होगा कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये बात तो सही है। आप यहां नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन में, है ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आइए आपको तरीका सिखाते हैं। एक गोल्डन फॉर्मूला मैंने फिर बताया था, एक और बताया था, क्या कौन सा गोल्डन फॉर्मूला? कि भाई साहब आपका V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट में dr। कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, दिस इज द E डॉट dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और कई सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट पे ही आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो V इनिशियल माइनस में V फाइनल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? dr, इनिशियल से लेके फाइनल तक। dr क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखूंगा? r वेक्टर। तो E डॉट r वेक्टर, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब उसको और आसान कर दिया मैंने। आसान कैसे कर दिया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तब, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा, वेरिएबल होगा, तब नहीं, तब तो यही फॉर्मूला ही लगेगा, तब इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू लिख सकते हैं भाई साहब आप E इंटू आर इंटू कॉस में थीटा, ए डॉट बी होता है ना, ए बी कॉस थीटा, उसी टाइप से, जहां पे थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं यहां यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? कि चलो किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलो, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलो, मतलब यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, तुम ए से चलना स्टार्ट कर दो बी की तरफ, तुम बी से भी चल सकते हो ए की तरफ, कोई खास बात नहीं, लेकिन आसान रहेगा ए से बी की तरफ चलो। अगर ए से बी की तरफ चलो तो ध्यान से अगर आप देखो तो चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगा, आर का डायरेक्शन, है ना? आर कितना है? डी है, अभी मैंने लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी है? डी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। और अगर दोनों का डायरेक्शन बेटा सेम हो गया तो एंगल कितना हो गया? 0। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, है ना? इसलिए मैंने बोला कि चलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल। अगर तुम यहां से चलते हो तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल। अगर तुम यहां से चलते हो तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल। फर्क किसमें आ जाएगा? बस एंगल का फर्क आएगा। तो एंगल 0 आ जाए, मैं इसलिए यहां चलाया हूं। तो यहां से चलो, यहां से जब इस डायरेक्शन में चलोगे तो एंगल 0 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना? डी हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है E नॉट, डिस्प्लेसमेंट D, और कॉस में कितना हो जाएगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ध्यान से अगर तुम देखो तो VA माइनस VB की वैल्यू E नॉट इंटू डी आ गया, और E नॉट इंटू डी मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो वैल्यू आएगी E नॉट, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 से बड़ा मतलब क्या होगा? VA माइनस VB 0 से हमेशा बड़ा होगा, इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? VB हो जाएगा। मीन्स पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। वो तो मैं डायरेक्टली बोल रहा था, है ना? यहां से प्रूव कर सकते हैं, यहां से ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? E नॉट डी।
अगर 2 पॉइंट के बीच में, तो इसलिए पूरा सॉल्व करना जरूरी है ना। अच्छा, अब ए और सी के बारे में देख लेते हैं, कमेंट करते हैं। तुम डायरेक्ट बी और सी के बारे में भी कमेंट कर सकते थे, मुझे कोई इश्यू नहीं था, है ना। लेकिन ए और सी के बीच में बारे में कमेंट करो तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो ए से सी की तरफ चलना स्टार्ट करो, चल रहे हो ऐसे ही जाओगे, और अगर ऐसे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बेटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एंगल कितना बना डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 90 डिग्री, जब तुम ए से सी जा रहे हो। तो फॉर ए टू सी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो V इनिशियल ए, V फाइनल कहां पहुंचे थे C इज इक्वल टू ई नॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया D, लेकिन उनके बीच का एंगल 90 होने के कारण ऐसा हो गया cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, पूरे जीरो को कर दिया बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी VA माइनस VC बराबर 0, मीन्स VA इज इक्वल टू कितना बन गया VC। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल सी पॉइंट के पोटेंशियल के क्या होगा बराबर, मीन्स कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है, बी भी नहीं सही है। ए का पोटेंशियल सी के क्या हो जाएगा बराबर, समझ आ रही बात। अच्छा, एक चीज और, अगर तुमसे ये पूछूं कि अगर ये सी पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में डी कितना हो, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, cos 90 आने पर 0 हो ही जाना है। मतलब डी की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब इनके बीच का ए और सी के बीच का सेपरेशन कुछ भी हो तो 0 हो ही जाना है। और अगर 0 हो ही जाना है, कहने का मतलब ये कि अगर ये सी पॉइंट यहां हो या यहां हो या यहां हो या यहां हो, मतलब इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 ही आने वाला है। मीन्स हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा सेम। समझ में आ रही बात। मतलब इस लाइन पर अगर मैं बात करूं तो इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा। इनफैक्ट हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा सेम, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। और लाइन ही नहीं, वो लाइन तो देख ही रहे हो तुम, लेकिन अगर कोई प्लेन भी अगर तुम ले लो, कोई भी प्लेन ले लो और 2 पॉइंट उस प्लेन पे ले लो, तो हमेशा दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है ई, है ना। और जब तुम 2 पॉइंट के पोटेंशियल देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखोगे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखो, ऐसे जाओगे तब भी 90 डिग्री आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे जाओगे तब भी 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है, ऐसे जाओगे तब भी 90 डिग्री आ रहा है, ऐसे जाओगे तब भी 90 डिग्री है, किसी भी डायरेक्शन जाओगे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें, जिस प्लेन के हर एक पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं, जो कि वो प्लेन क्या है इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के किसी भी पॉइंट को देखें तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या दिखेगा हमको, वो सेम है। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है सेम हो जाता है। ऐसे प्लेन्स को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब दोज सरफेसेस एट विच पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब ऐसे सरफेसेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, एक प्लेन बना, है ना। फिर आगे हम बात करेंगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है आपको, है इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, है ना। और इसमें एक ट्रायंगल है, ऐसा मान लिया कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 पॉइंट है जिनका नाम रख दिया गया ए, बी और सी। कौन से ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इनका साइड कितना है 2 सेंटीमीटर, हर का साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है, हालांकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल तो होगा ही, तो क्वेश्चन यही पूछा है कि फाइंड पहला
VA माइनस VB, दूसरा VB माइनस VC, तीसरा VC माइनस VA, तीनों बताना है। VA माइनस VB बताना है, VB माइनस VC बताना है, और साथ ही साथ VC माइनस VA बताना है। मैं खुद ही लगाता हूं इसको, है ना, मैं खुद ही लगाता हूं। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। मतलब आपका दिमाग काम करना चाहिए किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, है ना। मेरा तो दिमाग काम करता है कि हाँ इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो पोटेंशियल दिख रहा है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है मुझे, और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल ही तो पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, किसी भी 2 पॉइंट को चुन लें और एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, है ना। आर्बिट्रेरी, वो आपके मन अनुसार है कि आप कहां से कहां चलते हैं, बी से ए चलते हैं या फिर ए से बी चलते हैं। बी से ए चलेंगे तो इनिशियल पॉइंट भी हो जाएगा, VB माइनस VA आएगा, और ए से बी चलेंगे तो VA माइनस VB आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, VA माइनस VB, तो अच्छा रहेगा कि ए से बी चलो। समझ में आ रही बात? तो यहां पे खड़े हो जाओ भाई। जब यहां खड़े हो जाओगे और यहां से ए से बी की तरफ चलने लगोगे तो डायरेक्शन आपका किधर हो जाएगा, ऐसा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका कैसा है, ऐसा। तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ए से बी की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल ये बना ना, कितना बना एंगल, 120 डिग्री। घबराना नहीं, 60 नहीं, 60 तुम ले लोगे गड़बड़ कर दोगे, कहोगे कि इक्विलेटरल एंगल है 60। भाई कोई सा भी एंगल नहीं रखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रखा जाता है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120। बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ए से बी गए हो तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻⁻⁻ माइनस में 2 कॉस 120 आ जाएगा। अच्छा कॉस 120 आ गया, इसकी वैल्यू -1/2। कॉस 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। सही बोल रहा हूं ना। हाँ तो आ गया आपके पास VA माइनस में VB इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आपके पास आ गया पॉइंट में 2 और ये माइनस में 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 0.1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो VA माइनस में VB इज इक्वल टू माइनस में 0.1 वोल्ट। VB माइनस VC निकाल दो। तो जब VB माइनस VC निकालोगे तो यहां से चलोगे इस डायरेक्शन में, तो R का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो एंगल 0 हो गया। और अगर एंगल 0 हो गया तो क्या लिखेगा, VB माइनस VC इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस में एंगल 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0.2 वोल्ट। मतलब डिफरेंस कितने का है, 0.2 वोल्ट का है। मतलब पोटेंशियल एट दी पॉइंट बी कितने वोल्टेज से, कितने पोटेंशियल से ज्यादा है, 0.2 वोल्ट से ज्यादा है बी का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल से। तीसरा क्या पूछा है, VC माइनस VA। तुम चाहो तो C से A की तरफ चल सकते हो, है ना। C से A की तरफ चलोगे तो डायरेक्शन तुम्हारा किधर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का इधर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही है। अब बताओ इनके बीच का एंगल, अभी भी 120 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल 60 मत ले लेना, 60 तो इन साइड के बीच का एंगल है ना। डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 120। फिर जब रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, फिर से दोबारा माइनस में 0.1 वोल्ट। लेकिन बशर्ते माइनस 0.1 वोल्ट कब आएगा, VC माइनस VA की वैल्यू आएगी। तो VC माइनस VA की वैल्यू माइनस में 0.1 वोल्ट आएगी। लेकिन इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं सॉल्व करने का। सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है, क्या बेटा करो क्या कि VC माइनस VA में VB तो है नहीं है ना। VB नहीं है तो इन दोनों को जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे देखो VB कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, VA माइनस VC। तो VA माइनस में कितना बचा, VC इज इक्वल टू जोड़ा गया है तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस कितना हो गया 0.2 इज इक्वल टू कितना मिला 0.1 वोल्ट। तो ये तुम्हारा क्या आया, VA माइनस VC। लेकिन पूछा क्या है,
VC माइनस VA, तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस में 0.1 वोल्ट। मतलब चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका दिमाग काम करना चाहिए क्या हो रहा है ना। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके उतारें, फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। स्क्रीन पॉज करके उतारो भाई। सरफेस नाम से ही पता चल रहा है, नाम बोलता है, नाम है ना, क्या बोल रहा है, नाम क्या है, सरफेसेस। एक तो सरफेस होगा, प्लेन है ना, प्लेन मान सकते हो, सरफेस रहेगा क्योंकि प्लेन, सॉरी सरफेस में हमेशा खाली प्लेन ही नहीं होता, कुछ कैसा भी बन सकता है ना, स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। तो खैर इक्विपोटेंशियल मतलब एक सरफेस होगा, उस सरफेस पे पोटेंशियल होगा और वो कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब ऐसा सरफेसेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, दैट इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझाता हूं कैसे आता है ये। जैसे मैं आपको बेटा एक बात बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल है आपका Q, अगर एक चार्ज पार्टिकल Q है, तो आपसे अगर मैं ये पूछता हूं कि यहां से R डिस्टेंस पे बताओ कितना पोटेंशियल, तो बोलोगे KQ/R। यहां से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल, बोलोगे KQ/R। ऊपर कितना पोटेंशियल, बोलोगे KQ/R। नीचे कितना पोटेंशियल, बोलोगे KQ/R। इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इस साइड में भी उतना ही, इस साइड में भी उतना ही। तो इसकी हर एक पॉइंट को मिला दो, है ना, तो इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। खैर लोकस वोकस बात छोड़ो, तो क्या बना, एक लाइंस बना, ये सर्कल बन गया, है ना। तो सर्कल बन गया, सर्कल के हर एक पॉइंट पे क्या हो गया, पोटेंशियल कितना, KQ/R, इस चार्ज के कारण। और ये चार्ज क्या रखा है, सर्कल के सेंटर पर। अगर सर्कल के सेंटर पर रखा है तो पोटेंशियल कितना, KQ/R। लेकिन सोच के देखो, अगर ये चार्ज स्पेस पर रखा है, अगर ये चार्ज स्पेस पर रखा है, तो पोटेंशियल खाली इसके इस पॉइंट पे थोड़ी आएगा, इस प्लेन में ही थोड़ी आएगा, पोटेंशियल तो हर जगह आएगा। KQ/R, 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 हर डायरेक्शन में, है ना। जैसे कि कोई लाइट रखी, कोई बल्ब रखा है, तो हर डायरेक्शन में बल्ब से रोशनी जाती है, उसी टाइप से यहां से भी क्या होगा, यहां से भी पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे R डिस्टेंस पे होगा। तो उस सभी पॉइंट्स को अगर मिला रहे हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को मिलाने में क्या मिला कि एक सरफेस बना। और कैसा सरफेस, वो स्फेरिकल सरफेस बन गया। और वो स्फेरिकल सरफेस पर हर एक पॉइंट पे क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। दैट इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, दोज सरफेसेस at which potential is same, electric potential is same, is basically known as equipotential surfaces। अच्छा, तो पॉइंट चार्ज अगर है, तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या बनेगा, पॉइंट चार्ज के केस में हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं कि अगर हमारा ये चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कल एक जगह रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। एक दूसरा सरफेस भी मान सकते हैं जो 2R डिस्टेंस पे है, जो 3R डिस्टेंस पे है। मतलब ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलते चले जाएंगे, है ना। तो ये सरफेस इमेजिनरी है जो हम बना रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सहूलियत के लिए, है ना। तो ये ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते रहेंगे, लेकिन ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल कुछ और होगा, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पर पोटेंशियल कुछ और होगा। इनका और इनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, लेकिन इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल सेम होगा। मतलब ये जो पोटेंशियल रखते हैं ये सरफेस, और ये जो पोटेंशियल रखते हैं ये सरफेस, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। आप जानते हैं ये दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल अलग होता जाएगा। मतलब जितने भी सरफेसेस मिलते चले जाएंगे उनके पोटेंशियल क्या होंगे, उनके पोटेंशियल कम होते चले जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इनका नाम क्या रख दें, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्फेरिकल इन नेचर, और किसके कारण, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण हमें कैसा मिला, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं,
निकलती हैं, और अगर निगेटिव होता तो डायरेक्शन बदल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां से समझ में आती है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई साहब, सरफेस पर अगर आप टेंजेंट डालें और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें तो हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, है ना। तो प्रॉपर्टीज में हम बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बोली जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैं लिखवाऊंगा इसके आगे, है ना। तो ये आप ध्यान रख के चलेंगे। दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा बनेगा भाई? अभी मैं बना के दिखाया था आपको पिछले क्वेश्चन में। कैसा बनेगा? प्लैनर। इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? सेम। मैंने क्वेश्चन करा के दिखाया आपको, है ना। ये ऐसे आगे बढ़ाते चलो, जितना बन रहा है आपसे, है ना। 1 2 3 नहीं, ढेर सारे होते हैं, आप जितना बन रहा है आपसे बनाते चलो। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये V1, यहाँ का जो पोटेंशियल V2, यहाँ का जो पोटेंशियल V3, लेकिन ये क्या होता चला जाएगा? ये कम होता चला जाएगा। मतलब सरफेसेस बनते तो चले जाएंगे, लेकिन सरफेसेस पे जो पोटेंशियल होंगे वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन एक सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम, मतलब V1। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम, मतलब V2। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम, मतलब V3। लेकिन अलग अलग पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? अलग। एक पोटेंशियल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। यहां भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तीसरा टाइप का लाइन चार्ज। अगर हम लाइन चार्ज यूज करते हैं, लाइन चार्ज मतलब मान लेते हैं इस टाइप का वायर्स है, एक वायर्स है, इनफाइनाइट वायर्स, मतलब बहुत लंबा वायर्स है आपका, खूब लंबा वायर्स है। वो वायर क्या है? चार्ज है। वो वायर आपका क्या है? चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? मैं आपको बता देता हूं। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपको थोड़ा सा और क्लिक करेगा दिल में आपके कि हाँ सिलेंड्रिकल ही क्यों बनेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है परपेंडिकुलरली वायर से चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो चारों तरफ परपेंडिकुलरली निकलती हैं ऐसे, है ना। इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, इस प्लेन, ऊपर वाले प्लेन के हर डायरेक्शन निकलेंगी। टेढ़ा नहीं निकल रहा है, कोई किसी एंगल में निकल रहा है। ये जो वायर्स है, वायर के हर एक प्लेन में ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, इस टाइप से निकल रहा है ना। इसको ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा निकल रहा है, क्योंकि 3D फिगर है ना, तो हाँ समझिए बात। मतलब ये प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर ये हर जगह निकल रहा है, इस प्लेन में। तो सिलेंड्रिकल टाइप का आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है? जब लाइन चार्ज हो। प्लैनर टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है? जब पॉइंट चार्ज हो, है ना। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम बात करें तो यहीं पे बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी वो तो मैं बता ही दिया। पहली प्रॉपर्टीज क्या? पहले तो आप क्या लिखेंगे? पहली प्रॉपर्टीज आप चाहे तो आप डेफिनेशन लिखते हैं। दो सरफेसेस एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। या ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन, ये तो एकदम डेफिनेशन लग गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट हमेशा इक्विपोटेंशियल क्या होता है? सेम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? लेकिन जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, दूसरा नंबर, पहला आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन से ही,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to surface, हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो तीनों ही था, लेकिन क्वेश्चन में हम यूज करेंगे दूसरा और तीसरा। अभी दो क्वेश्चन लेकर समझाता हूं मैं आपको क्वेश्चन में कैसे ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं। तो ध्यान से देखें तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल। कौन से चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे, इसके कारण नहीं, इसी को मूव करा देंगे तो पोटेंशियल बदलने लगेगा भाई, इसके कारण नहीं, इसको नहीं मूव कराना, दूसरे चार्ज पार्टिकल को मूव करना है। वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट to another point, one point to another point at same equipotential surface is always zero, हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो होगा। देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यहां से यहां तक ले जाने में किया गया वर्क डन, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण चाहे एक्सटर्नल सोर्स के कारण, हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू क्या चीज, जिस चार्ज को ले जा रहे हो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो जिस पॉइंट से लेके जा रहे हो, जिस पॉइंट पे पहुंचे, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, दोनों का पोटेंशियल सेम रहा ना, यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो डिफरेंस कितने का, जीरो, कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो अगर डिफरेंस नहीं रहा तो वर्क डन हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो, वही बोल रहा हूं, हमेशा जीरो होगा। लेकिन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन चार्ज पार्टिकल, वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के दूसरे पॉइंट तक अगर हम लेके जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग, कुछ ना कुछ आ सकता है। लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पर उठा के लेके जाएंगे चार्ज पार्टिकल को किसी भी पास से, तो हमेशा वर्क डन क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, सेम, है ना। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाता हूं। फिर आगे क्या टॉपिक खत्म हो गया, आगे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो बधाई हो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 खत्म हो चुका है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 लगभग क्या खत्म हो चुका है, बस डायपोल बचा हुआ है, डायपोल आपका आगे क्लियर करेंगे। डायपोल भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते हैं, आइए बेटा, मान लो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, इस टाइप से है ना, ये एक्स एक्सिस है आपका, टेढ़ा लग रहा है, एक्स एक्सिस। और आपको 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखा है, ठीक, यहां भी नीचे भी है, तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है। यहां का पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट,
ये है आपका 20 वोल्ट, ये है आपका 30 वोल्ट। ये एंगल जो बना रहे हैं भाई साहब, ये बना रहे हैं 30 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन ये आपको दे रखा है, कुछ भी ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर है ना। ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच का सेपरेशन एक्स एक्सिस भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड बताना है और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी बताना है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताने हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इक्विपोटेंशियल दे रखा है, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक का 10 वोल्ट, एक का 20 वोल्ट, एक का 30 वोल्ट, है ना। लगाएं इसको। मैं बताता हूं, चलो मैं बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। पहली बात तो लड़का देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, तेरे यार ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे बताएं, है ना। सोचो, कुछ सोचो, देखो प्रॉपर्टीज से एक चीज आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से एक चीज मैं प्रॉपर्टीज से निकाल दूंगा। कैसे? पहली बात तो जैसे ही आपको प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा, ये प्लेनर है ना, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल दिखा तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होंगी परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले परपेंडिकुलर बना दो फिर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा जो भी होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर बना डालो पहले, फिर बात करेंगे। लो बना दिया, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन क्या होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जज करने का तरीका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में घटता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में घटता है। बताओ घट किस डायरेक्शन में रहा है, पोटेंशियल इस डायरेक्शन में घट रहा है, इसका मतलब पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। अब पता मुझे प्रॉपर्टीज से देखो, एक आंसर प्रॉपर्टीज से आ गया। मैं कैसे जज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया परपेंडिकुलर। उसके बाद डायरेक्शन कैसे जज किया कि उधर होगा कि इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा था उसी को डायरेक्शन मान लिया। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, समझ गए बात। अच्छा डायरेक्शन तो बेटा आ गया आपका, एक आंसर आ गया। दूसरा मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पूरा 90 था ना, पूरा 90 है ना, तो कितना बचा ये 60 डिग्री। खैर उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो ये बातें हैं। तो अब अगर तुमको सॉल्व करना है तो फिर से मैं वही क्वेश्चन लगाऊंगा। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, v इनिशियल माइनस में v फाइनल इज इक्वल टू E डॉट आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E डॉट आर। चलो दो पॉइंट चलो कैसे मुझे दिमाग में आया, क्योंकि 2 पोटेंशियल दिख रहा था और इनके बीच का सेपरेशन भी दिख रहा था, है ना, इसलिए मुझे वो दिमाग में आ गया कि वो लगाना चाहिए और लगा भी दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E डॉट आर लगेगा। तो इस पॉइंट से चलो इस पॉइंट पे पहुंचो, इनके बीच का सेपरेशन बेटा दे रखा है तुम्हें कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तुम्हारा ये एक्स एक्सिस ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया आर का डायरेक्शन, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। वहां रखोगे, समझ में आ रही बात। डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी गए, ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल एट द पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू ई इंटू में आर कॉस में 60। रख डालो सब कुछ। पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, बताओ इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल 20 होगा, तो क्या लिखेगा 20 माइनस में बी का 10 इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है वही तो निकालनी है भाई। तो ई और आर की वैल्यू कितनी है, इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो क्या लिखेगा
10 इंटू 10⁻⁻² में 2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। ये कितना बना 10 है ना। तो सब कुछ सॉल्व करके कितना आया ये 10 बना। और ये 2 से 10 कट गया 5 बना। नीचे कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू ई। और ई की वैल्यू कितनी आ गई ई बराबर आ गया 5 2 जा 10 और ये ऊपर चला जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 200। तो 200 वोल्ट पर मीटर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन किधर होगा ऐसे, ये डायरेक्शन है। तो जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे ऐसे। जब मैं पूछूंगा डायरेक्शन तो लिखोगे क्या ऐसे नहीं भाई, उसका भी एक तरीका होगा है ना। एंगल बताता है डायरेक्शन, तो क्या लिखोगे डायरेक्शन तुम्हारा हुआ डायरेक्शन 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, इससे 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नीचे। अगर एंटी होगा तो वो ऊपर होगा, तो ऊपर तो है नहीं, नीचे है तो 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स, ऐसे लिखा जाएगा डायरेक्शन है ना। वो तो मैंने बताया ना ये डायरेक्शन। लेकिन ये डायरेक्शन बताओगे कैसे लिखकर, तो लिख कर जब बताना पड़ेगा तो ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस।